अब हमारी जो कक्षा है उस कक्षा में हम जो इसका अन्वेषण वाला जो पार्ट है पुलिस का, ये किस प्रकार से पुलिस अन्वेषण करती है, किस प्रकार से एफआईआर दर्ज होती है और उसका जो कि हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञेय मामलों में इत्तला के बारे में कि संज्ञेय मामलों में इत्तला कौन सी धारा के अंतर्गत दी जाती है। तो सेक्शन 154 सीआरपीसी का है, उसके अंतर्गत संज्ञेय मामलों में इत्तला दिए जाने के बारे में प्रावधान दे रखा है। तो इसके अंतर्गत है कि संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित जो इत्तला है वह इत्तला पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को अगर मौके को उसको दी गई है तो उसके द्वारा उसको लेखबद्ध किया जाएगा और लेखबद्ध करने के बाद जिस व्यक्ति ने वह सूचना दी है उसको पढ़ के सुनाया जाएगा। उसके बाद में उसको उस व्यक्ति के द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और उस व्यक्ति के द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसके द्वारा ऐसी सूचना दी गई है। इसके अलावा उस सूचना का सार एक पुस्तक में रखा जाएगा और उस पुस्तक वह पुस्तक होगी जो राज्य सरकार के द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट की जाए, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाइड जो बुकलेट निकालेगी उस बुकलेट में हम उस टाइटल को लिखेंगे। लेकिन अब इम्पोर्टेंस ये है कि यदि कोई इत्तला 326 है यानी एसिड अटैक का कोई मामला है, 326B या 354 मॉडेस्टी वाला कोई मामला है, 354 ABCD का कोई मामला है, रेप अगर 376 में है या फिर उसके टाइप्स जो ABCD और E तक दे रखे हैं, या फिर 509 ब्रीच ऑफ प्राइवेसी ऑफ वुमेन यानी किसी महिला की एकांतता का उल्लंघन सेक्शन 509 है। तो इस प्रकार की यदि कोई मामला आता है तो इस प्रकार की इत्तला में कोई इत्तला पुलिस अधिकारी जो कि महिला होगी उसके द्वारा ही ऐसी इत्तला को अभिलेखित किया जाएगा। और इसके अलावा यह ऐसी इत्तला की वीडियो फिल्म भी तैयार की जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पुलिस अधिकारी के द्वारा 164 धारा 164 सप्लोज 5 के खंड ए के अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का यथाशीघ्र का जो कथन है वो अभिलेखित कराया जाएगा। अर्थात 354, 376, 509, 326A और B से संबंधित कोई इत्तला है तो उस इत्तला की वीडियो क्लिप बनाई जाएगी और उसके 164 के बयान भी मजिस्ट्रेट के कोर्ट के अंतर्गत होंगे। ये मैंडेटरी किया है 2013 का अमेंडमेंट द्वारा, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 की धारा 13 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। और ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये 3 फरवरी 2013 से लागू भी किया गया है। तो ये तो हो गया 354 सप्लोज 1। अब जहाँ तक 2 की बात की जाए तो सबसे पहले 2 में दे रखा है कि जो इत्तला की प्रतिलिपि यानी कॉपी है वह इत्तला देने वाले व्यक्ति को तत्काल रूप से निःशुल्क दी जाएगी, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट उसको वो दी जाएगी। अब एक इसमें इम्पोर्टेंट यह भी है कि यदि कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी ऐसी इत्तला को नहीं लिखता है, यानी इत्तला लिखने से वो क्या कर देता है, मना कर देता है, तो जो व्यथित पक्षकार है वह पक्षकार उस इत्तला का सार लिखित रूप में डाक के द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है। और अगर पुलिस अधीक्षक का यह समाधान हो जाता है कि वास्तव में ऐसा अपराध हुआ है तो ऐसे अपराध का वह अन्वेषण करवाएगा और पुलिस अधिकारी को वह निर्देश देगा कि संबंधित एफआईआर को वो लिखे। तो ये डाक के द्वारा इत्तला दिए जाने का जो प्रावधान है यह तभी हम लागू कर सकते हैं जब थाने का भारसाधक जो अधिकारी है वह हमारी इत्तला को लिखने से मना करता हो। तो हम उस इत्तला का सार फिर एक रजिस्टर्ड उसमें डॉक्यूमेंट के माध्यम से एसपी साहब को भेज सकते हैं और अपनी एफआईआर लिखा सकते हैं। तो पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वो एफआईआर को तत्काल प्रभाव से लिखे। इसके अलावा अरविंद कुमार स्टेट ऑफ बिहार जो केस है उस केस के अंतर्गत 1990 का जो मामला है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि प्राथमिक इत्तला रिपोर्ट के साक्ष्यिक मूल्य पर उन्होंने प्रकाश डाला और उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके अंतर्गत यही कही कि प्रथम इत्तला जो रिपोर्ट है यानी जो एफआईआर है वह मौलिक साक्ष्य के भाग के रूप में ग्राह्य नहीं होगी। अर्थात सबस्टेंसिव जो एविडेंस है, मौलिक जो साक्ष्य है, उस मौलिक साक्ष्य के रूप में हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इसके साथ साथ यह भी इम्पोर्टेंट है कि प्रथम जो इत्तला रिपोर्ट से आशय अभिकथित अपराध की उस प्रथम सूचना रिपोर्ट से है जो पुलिस को दाखिल की जाती है, यानी कि पुलिस को यह इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ऐसा अपराध घटित हो गया है।
और इसका मूल उद्देश्य दंड विधि की जो क्रियान्विति है उस क्रियान्विति को क्रियाशील करना है। यानी कि सबसे पहले हम उस स्टेप को, पहला स्टेप हमारा स्टार्ट करना है कि हमको अब हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अधीन कार्यवाही करने का आधार क्या है। तो आधार हमारा एफआईआर से ही गठित होता है। तो इसके अंतर्गत यही एक केस के अंतर्गत कहा था। अब और इसमें है कि जैसे एफआईआर मौखिक भी हो सकती है, एफआईआर लिखित भी हो सकती है। अगर कोई मौखिक एफआईआर करता है तो उसको वह लिखित में दी जाएगी और उसकी सूचना उसको दी जाएगी। इसके अलावा एक केस इसमें और भी है, मुद्रिका मेहतो बनाम स्टेट ऑफ बिहार AIR 2002 सुप्रीम कोर्ट 183। इस केस के अंतर्गत यह कहा था कि जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है वो एफआईआर में नहीं आएगी। यानी कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट इज नॉट एफआईआर। इंक्वेस्ट रिपोर्ट सेक्शन 174 CRPC के अंतर्गत बनाई जाती है, जो किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा, SDO के द्वारा बनाई जाती है। और यह रिपोर्ट किसी संदेहास्पद स्थिति के अंतर्गत, जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस स्थिति के अंतर्गत यह रिपोर्ट बनाई जाती है। तो इसमें यह है कि यदि मामले की केस डायरी में यह दर्शाया गया हो कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट के पूर्व कोई कथन लिखा गया था, तो वह उस स्थिति में उस इंक्वेस्ट रिपोर्ट को एफआईआर के रूप में उसको एडमिसेबल नहीं करेंगे, उसको एफआईआर हम नहीं मानेंगे। तो ये हमारा एफआईआर से रिलेटेड सेक्शन था। अब इसमें एक केस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, श्रीमती रूपल देवी बजाज बनाम कंवरपाल सिंह वर्सेज अन्य। ये इसका साइटेशन 1996 का है। तो इसके अंतर्गत ये इसमें ये भी उससे रिलेटेड है। ये सेक्शन 354 से रिलेटेड था और इसमें जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो मॉडेस्टी से रिलेटेड जो किया कि वह एफआईआर उसकी इसमें दर्ज की गई थी। और अब इसमें हम पढ़ेंगे प्रथम सूचना रिपोर्ट का एविडेंटरी वैल्यू क्या है, साक्षिक मूल्य क्या है। तो यह पूरी तरह से यह निश्चित हो चुका है। निसार अली बनाम स्टेट ऑफ यूपी AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट का है केस। उसमें यह पूरी तरह से डिसाइडेड किया जा चुका है कि एफआईआर सब्सटेंटिव एविडेंस के रूप में हम ग्रहण नहीं कर सकते, यानी कि सारभूत साक्ष्य के रूप में हम इसको ग्रहण नहीं कर सकते। यह कोलैबोरेटिव एविडेंस है और सेक्शन 157 के अंतर्गत और सेक्शन 125 के अंतर्गत इसको हम कंट्राडिक्टिंग अगर कोई हमारा मामला होता है तो उसको कोलैबोरेटिव एविडेंस के रूप में, यानी कि हमारे साक्ष्य के खंडन करने के लिए या साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए हम एफआईआर को यूज कर सकते हैं। वो भी एफआईआर को जब कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट की परमिशन से ही वह उस एफआईआर के भाग को पढ़ सकता है और उससे संबंधित कोई साक्ष्य को न्यायालय के अंतर्गत पेश कर सकता है। तो एफआईआर का प्रयोग केवल ऐसे सूचित करने वाले व्यक्ति की कथन की पुष्टि करने या उसका खंडन करने के लिए किया जा सकता है। ये मध्य प्रदेश राज्य बनाम सुरभान का जो केस है AIR 1996 क्रिमिनल लॉ जनरल, उसके अंतर्गत भी यह कहा गया था। अब आता है सेक्शन 155। सेक्शन 155 है असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तला और ऐसे मामलों का अन्वेषण। तो 155 सब 1 के अंतर्गत यह बताया गया है, जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस थाने की सीमाओं के अंदर असंज्ञेय अपराध के किए जाने की उसको इत्तला दी जाती है और ऐसी इत्तला का सार ऐसी पुस्तक के अंतर्गत वह रखेगा जो राज्य सरकार के द्वारा निर्दिष्ट की जाए, उसके अंतर्गत वह प्रविष्ट कराएगा और इत्तला देने वाले मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए उसको निर्दिष्ट करेगा। 155 सब 2 के अंतर्गत यह है, कोई पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय मामला का अन्वेषण ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा जिसे ऐसे मामले का विचारण करने की या मामले को विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति है। और सब 3 के अंतर्गत है, कोई पुलिस अधिकारी ऐसे आदेश मिलने पर वारंट के बिना गिरफ्तारी करने की शक्ति के सिवाय अन्वेषण के बारे में वैसी ही शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जैसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी संज्ञेय मामलों के अंतर्गत कर सकता है। और सब 4 इम्पोर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम, कि जहां मामले का संबंध 2 या अधिक अपराधों से है, यानी 2 और मोर देन 2 ऑफेंसेज आर देयर, तो जिनमें से कम एक मामला कॉग्निजेबल है, यानी एक मामला संज्ञेय मामला है, वहां इस बात की होती हुई भी कि अन्य अपराध असंज्ञेय अपराध है, मामले को संज्ञेय अपराध माना जाएगा, अर्थात उसकी कार्रवाई संज्ञेय मामलों के अंतर्गत की जाएगी। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट इसमें जो 4 है वो है। और एक जो 155 के अंतर्गत जहां हम एफआईआर दर्ज कराते हैं, तो
155 में जब हम असंज्ञेय अपराध की कोई सूचना देते हैं तो उस रजिस्टर को हम FIR रजिस्टर ना कहते हुए NCR रजिस्टर कहते हैं, यानी नॉन कॉग्निजेबल जो रजिस्टर है उन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसों को उसमें हम लिखते हैं। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर एक है और एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो हमारा जो अन्वेषण है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के रूप में चलेगा और जो कार्रवाई है वह संज्ञेय अपराध के अनुसार की जाएगी, ऐसा 155 सबक्लोज 4 के अंतर्गत कहा गया है। इसके अलावा हम जो FIR है उस FIR को प्रथम सूचना रिपोर्ट भी कहते हैं, रपटे इब्तदाई भी इसमें हम कह सकते हैं। एक इसमें केस भी इम्पोर्टेंट है, उड़ीसा राज्य बनाम शरद चंद्र साहू, AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने यह डिसाइड किया था, यह निश्चित किया था कि जहाँ कोई परिवाद संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों के संबंध में अगर संस्थित किया गया है यानी दायर किया गया है, वहाँ पुलिस अधिकारी संज्ञेय मामले के साथ असंज्ञेय प्रकरण का अन्वेषण जो कि कर सकता है। उसको यह पावर्स हैं कि वो संज्ञेय के साथ असंज्ञेय का भी अन्वेषण जो कि करे। तो इस प्रकार आज हमने सेक्शन 151 और 155 को पढ़ा। आपकी आगे की जो कक्षा होगी उस कक्षा में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से संज्ञेय मामलों का अन्वेषण पुलिस अधिकारी कर सकता है। यानी कि हमने सेक्शन 154 के अंतर्गत केवल संज्ञेय अपराधों को रजिस्टर में एंट्री की है और 155 में हमने जो NCR यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं उनको रजिस्टर में हमने एंट्री की है। अब हमारा किस प्रकार से अन्वेषण का प्रक्रम आगे बढ़ेगा और वो जो एंट्री हमने की है, जो हमने FIR काटी है, उसके बाद हमने उसकी कंप्यूटराइज्ड कॉपी यानी चाक FIR हमने उसकी काटी है, अब उसको हम प्रोसेस में किस प्रकार से लाएंगे तो सेक्शन 156 से आपको मैं नेक्स्ट कक्षा में बताऊंगा। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।